रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसने ये बोला है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है। तो इसका आप डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि द ट्रांसफर ऑफ इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ग्रुप और फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर ग्रुप और अनदर इंडिविजुअल। कहने का मतलब कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, इनकम को ट्रांसफर करना या वेल्थ को ट्रांसफर करना एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल से किसी दूसरे ग्रुप और दूसरे इंडिविजुअल तक, यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से समझाया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को समझते हैं हम लोग। आपके इंडिया में भी ऐसी ही कंडीशन है कि देखो, जो 5 लाख तक जिसका टैक्स है या उससे नीचे जिसका टैक्स है ना, सॉरी, जिसका 5 लाख तक इनकम है और उससे नीचे जिसकी इनकम है एनुअली, उसका ऑन एन एवरेज कोई टैक्स नहीं लगता है। डायरेक्ट टैक्सेस की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जाता है ना, मान लीजिए 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो टैक्स का स्लैब भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अमीरों से लेकर गरीबों को देकर बड़ा मुस्कुराए गोविंदा, कुछ इस तरीके से गाना था। मूवी का नाम है जीते हैं शान से, ईयर 1987। और उसमें जो जो हीरो थे वो संजय दत्त था, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा। यहाँ पे वही कहानी रिपीट की जा रही है कि ये टैक्सेस बढ़ा के जो पैसे वाले लोग हैं, और उस टैक्सेस के थ्रू कुछ सोशल वेलफेयर वाली स्कीम्स स्टार्ट कराई जाती है, खास करके गरीब लोगों के लिए, जो 2 जून की 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं अपने पैसे से। और आप देखिएगा तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा पैसे वाला है और एक के पास इतना इतना कम पैसा है कि वो बेचारा 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। तो इसके लिए सरकार अलग अलग स्कीम, जैसे मनरेगा हो गया या पीडीएस हो गया, इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है वहां से पैसे लेके। तो ये जरूरी भी है। और ये क्यों जरूरी है? पहला तो ये कि ह्यूमैनिटी के फेवर में है, क्योंकि आप कोई भूखे मर रहा है और किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि पूछो मत। तो ये इससे क्या होगा, एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपकी सोसाइटी। तो ये ह्यूमैनिटी के फेवर में तो है ही। इसके साथ साथ एक और चीज है कि मान लो कि यदि कुछ लोग डिप्राइव्ड हैं, हमारा बिहार जो है वो अब तो खैर सुधर गया है। पहले 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम था वहां पे। एक 2-3 एरिया है जहाँ पे लक्ष्मी ये लोग रहती है, मुजफ्फरपुर, सबसे ज्यादा क्राइम है वहां पे। तो अभी भी है, इनफैक्ट पहले बहुत ज्यादा था। तो क्यों क्राइम है, इसके पीछे इसका रीजन जानने की कोशिश करिएगा आप, तो साफ साफ पता चलेगा गरीबी ज्यादा है बिहार में, गरीब लोग ज्यादा हैं। और जब गरीब लोग हैं तो एक हिंदी में कहावत है कि पापी पेट कोई भी पाप करवा सकता है। मतलब जो आदमी भूखा है तो किसी भी हद तक जा सकता है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए जिसको खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा कमाने के लिए कोई अनफेयर मीन्स भी यूज करेगा। और यही वजह है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करप्शन होता है। करप्शन तो नहीं कहेंगे, बट एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सोसाइटी में एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो सोसाइटी को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत जरूरी है। अब ग्लोबल डेटा की बात की जा रही है। ग्लोबल डेटा कुछ इस तरीके से है कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ग्लोबल डेटा की बात कर रहा हूं, उसमें इन्होंने ये बोला है कि टॉप 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, टॉप 10%, उनके पास पूरे वर्ल्ड का 52% वेल्थ है, इनकम है। अभी इनकम की बात मैं कर रहा हूं, वेल्थ पे नहीं आया हूं। कि टॉप 10% जो पॉपुलेशन है आपकी, ग्लोबल पॉपुलेशन, उनके पास 52% ग्लोबल जो इनकम है वो उनके पास, टॉप 10% के पास 52% ग्लोबल इनकम है। और इसके साथ साथ जो 50% है, अभी 10% का मैंने डेटा बताया है, अभी अभी देखना, 50% जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास मात्र 8.5% इनकम। मतलब 50% जो लोग हैं ग्लोबल लेवल पे, जो 50% लोग हैं, उनका मात्र इनकम 8.5%। और इसके बाद 40% का डेटा और बचता है। तो 40% लोगों के पास 40% इनकम है। ये एक अच्छी खबर है कि मिडिल क्लास काफी ज्यादा आगे आया है और मिडिल क्लास काफी एक्सपैंड किया है डेटा के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन उसका क्या कहेंगे आप, जो 50% लोगों के पास, ग्लोबल 50% लोगों के पास मात्र 8.5% इनकम। इसके साथ साथ कुछ और डेटा, ये तो मैंने इनकम की बात की। वेल्थ के बारे में भी इन्होंने बोला है कि जो टॉप 10% ग्लोबल पॉपुलेशन है, इनके पास जो वेल्थ है वो 76%। टॉप 10% लोग हैं वेल्थ के मामले में, उनके पास 76% वेल्थ है पूरे
ग्लोबल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। और जो 50% लोग हैं, जो 50% बॉटम पे लोग हैं, उनके पास मात्र 2% वेल्थ। ये बहुत अच्छा डेटा है, आप इसको जरूर कोट कर सकते हैं जब भी आप कभी इनइक्वालिटी को दिखाएंगे या इनइक्वालिटी को बताएंगे। ये दोनों डेटा आप दे सकते हैं, एक इनकम वाला है और एक वेल्थ वाला है। तो इनकम का जो डेटा है वो लिख दीजिएगा और वेल्थ वाला जो डेटा है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा गया है कि यदि कॉन्टिनेंट की बात करें ना, तो कहानी कुछ अलग सी है। यूरोप में यदि ये बात करें तो वहां पे तो टॉप 10% लोगों के पास मात्र 36% वेल्थ है। लेकिन वहीं आप वेस्ट एशिया में आ जाइए या नॉर्थ अफ्रीका में आ जाइए तो फिर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी। यहाँ पे 58% के आसपास उन लोगों के पास वेल्थ है जो टॉप 10%। अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प चीज है, इसको ध्यान से सुनना। ये भी इकोनॉमिक्स का कुजनेट थ्योरी, KUZNETS, कुजनेट थ्योरी क्या कहता है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये समझ लीजिएगा तो समझिएगा आर्टिकल खत्म हो गया, क्योंकि आर्टिकल का मेन जो हीरो है वो मेरे हिसाब से यही है। कुजनेट थ्योरी ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है, अच्छा है, बहुत आसान है, समझ में आ जाए। कुजनेट थ्योरी क्या कहता है कि देखो, कुजनेट थ्योरी में ना लोगों का जो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे इनइक्वालिटी आती है। पर कैपिटा इनकम यदि आपका बढ़ रहा है तो धीरे धीरे इनइक्वालिटी आएगी। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि इनइक्वालिटी थम जाएगी यहाँ पे और पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ते रहेगा। मतलब यू को उल्टा करिएगा ना, उस तरीके का कर्व बनेगा। इधर एक्स एक्सिस को आप पर कैपिटा इनकम समझ लीजिए और वाई एक्सिस को आप इनइक्वालिटी समझ लीजिए। एक्स एक्सिस को आप पर कैपिटा इनकम समझ लीजिए और वाई एक्सिस को आप इनइक्वालिटी समझ लीजिए। तो इस तरीके से ग्राफ जाता है, यू को उल्टा बनाएंगे, देखो ऐसे जाएगा तो इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है और इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा पीक पे जाने के बाद, और फिर वो यहाँ से डिक्रीज करेगा। मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा और इनइक्वालिटी घटते जाएगी। ये आपका कहता है कुजनेट कर्व, KUZNETS। कुजनेट कर्व क्या कहता है कि पहले जब पर कैपिटा इनकम आपका इंक्रीज होगा तो इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा एक वक्त आएगा कि पर कैपिटा इनकम आपका इंक्रीज करते जाएगा लेकिन इनइक्वालिटी कम हो जाएगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पैटर्न अभी देखने को नहीं मिला है अलग अलग कंट्री में। इन्होंने यूएसए का एग्जांपल लिया है कि वहां पे इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? स्वीडन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन यूएसए में ये कहानी है कि इनइक्वालिटी, ये पैटर्न, ये जो कर्व है प्रूफ ही नहीं हो पा रहा। इनइक्वालिटी बढ़ तो रही है लेकिन घट नहीं रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद इनइक्वालिटी घटनी चाहिए, घट नहीं रही है वो। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये भी इसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। इनके यहाँ भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कम होना चाहिए। दूसरे साइड में ये लोग कह रहे हैं कि मलेशिया वगैरह में तो सही है कहानी। तो इसमें राइटर ये बताते हैं कि ऐसा होता है कि कभी कभी कंट्री तो अमीर होती है लेकिन उसकी सरकार गरीब होती है। ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि देश अमीर है और उसका 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 सरकार कैसे गरीब हो सकता है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं। और जो पावरफुल होते हैं तो उनकी बड़ी लॉबी होती है। तो गवर्नमेंट को ना वो टैक्स बढ़ाने ही नहीं देते हैं, गवर्नमेंट उनके हिसाब से चलती है। और गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करने नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा नहीं पाती है, जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो खर्च कहाँ करेगी, सोशल वेलफेयर पे खर्च ही नहीं करेगी। तो यही छोटा सा आर्टिकल है जिसमें लास्ट में तो यही कहा गया है कि इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जिससे वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके। और ये जो लॉबी है, रिच लोगों की लॉबी है, उनकी सब बातों को नहीं माने, अपने तरीके से कोई डिसीजन ले, अपने तरीके से कोई करेक्टिव मेजर ले, जिससे हम एक ओवरऑल सोसाइटी को डेवलप कर सकें, एक ओवरऑल सोसाइटी को होमोजीनियस सोसाइटी बना सकें। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।